बचपन से एक कोट हम लोग सुनते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब सोचो जरा कि अगर कोई खेल कूद कर ही नवाब बन जाए तो। ऐसे ही मेहमान आज हमारे पॉडकास्ट में हैं जो शाहजहांपुर के खेल अधिकारी हैं। तो सोचिए उनसे क्या कुछ जानने को मिलेगा खेल से संबंधित, और क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हमारे शाहजहांपुर में खेल को लेकर हैं या फिर स्टेडियम को लेकर, या तमाम तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान आज इस पॉडकास्ट में होगा। तो बहुत स्वागत करते हैं सुरेंद्र पाल बवनिया सर का, जो शाहजहांपुर में जिला खेल अधिकारी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और खेल में ही आपकी रुचि क्यों हुई, या परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी। जैसा आपने बताया, हाँ, मैं खेल अधिकारी हूँ और पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। लगभग 25 साल हो गए मुझे इस विभाग में उत्तर प्रदेश में एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर। जी। बचपन में जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था, तो साथियों के साथ दौड़ने जाते थे, तो तब मेरा जो है 3000 सर, मीटर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे नेटिव प्लेस तो हमारी सहारनपुर है, जन्मस्थली वहीं की है, लेकिन हमारी जो 12th तक की जो शिक्षा हुई है वो ऋषिकेश से हुई है। अच्छा। तो परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में हमारे माता पिता हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है। जी। और 2001 में हमारी जब जॉब लगी तो उसके बाद शादी हो गई थी। अच्छा। वाइफ हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं। अच्छा। और 2 प्यारे हमारे बच्चे हैं इसमें। अच्छा। और तो पत्नी आपकी हाउस वाइफ है या वो भी? हाँ, वैसे तो वो उन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक से। जी। अच्छी डिक्टेंशन भी थी उनकी, लेकिन हमने जो है थोड़ा बच्चों की परवरिश के चक्कर में उनसे फिर जॉब के लिए अच्छा। वो कराया नहीं था। वो उनको कह सकते हो हाउस वाइफ हैं। तो उन्हीं की काफ़ी सेक्रीफाइस है जो उन्होंने जॉब की तरफ नहीं करके बच्चों की तरफ ध्यान है। तो बच्चे हमारे इस समय एक इंजीनियरिंग लाइन में है और एक अच्छा। MSc माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है। अरे वाह सर। तो काफ़ी समय से इंटर तक तो हमने साथ ही रखा था। अब हम यहाँ जॉब करते हैं, हमारी वाइफ जो है बच्चों का ध्यान रख लेती है, उनको पूरा शिक्षा देती है घर पे। तो बचपन से ही खेल में रुचि थी या कुछ और बनना चाहते थे और आज खेल अधिकारी बन गए? तो क्या बचपन में ऐसा कुछ हुआ, किससे प्रेरित हुए आप? बचपन में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरा 3rd प्लेस पड़ी थी 3000 मीटर्स में। तो वहाँ से मेरा जब एक मेडल मिला तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। हालांकि 3rd प्लेस थी। जी। जब मुझे स्कूल में सम्मानित किया तो छोटी सी एक हलवा प्लेट मिली थी, एक प्रमाण पत्र मिला था। तो उसी से मैं मोटिवेट हुआ था। फिर निरंतर फिर मैंने उसमें जो है अभ्यास शुरू कर दिया था। अच्छा। फिर 9th आई, 10th 11th 12th में धीरे धीरे बढ़ता रहा, मेडल लाता गया। फिर BSc प्रीवियर्स करा मैंने पार्ट 1। तो वहाँ भी मैंने बहुत मेडल लिए। मैं यूनिवर्सिटी भी खेलने गया। अच्छा। उसके बाद कहीं से मुझे पता लगा LNIP ग्वालियर के बारे में, जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, मैं कह सकता हूँ कि शायद हमारे इंडिया में तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एशिया में बेस्ट होगा। वहाँ के बारे में पता लगा, ग्वालियर के बारे में। तो हमने उसका फॉर्म भरा, वहाँ सिलेक्शन हो गया। और वहीं से फिर एक थोड़ी सी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि वो कभी देखा नहीं था। पहली बार घर से बाहर गए थे। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट है। वहाँ हमने बैचलर करी, मास्टर डिग्री करी। और वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम था। हम यूपी गवर्नमेंट से पढ़ के गए थे। यूपी गवर्नमेंट में तो इंग्लिश में वैसे हाथ बहुत तंग रहता है, मेरा भी रहता था। और बचपन से ही जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी हैं, हाँ। वो सब मैंने खूब बचपन में खूब करी है, पढ़ाई को छोड़ के। अच्छा। पढ़ाई में तो मात्र इतना रहता था कि बस पासिंग मार्क आ जाए। हाँ। 2-3 सब्जेक्ट में तो ग्रेस भी मिल जाता। तो मुझे मतलब हमें कोई वो दिक्कत नहीं होती थी। मैक्सिमम सारा ध्यान जो है खेल खेल पे रहता था। बस इसी तरह करते 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 फिर बैचलर मास्टर डिग्री कर ली। हाँ। फिर मैं NIS करने चला गया बेंगलोर। तो वहाँ से फिर मैंने टॉप भी करा अपना कोचिंग का डिप्लोमा। तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने अपनी जो ताकत जो थी पूरी वो बेंगलोर में लगा दी थी पढ़ाई में। और जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो ग्वालियर से स्टार्ट हो गया था। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैं कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। हाँ। और मुझे कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि मेरी हाई स्कूल इंटर 3rd क्लास है। अच्छा। आप कह सकते हैं कभी फेल नहीं हुआ, बॉर्डर लाइन में रहा। लेकिन जैसे ही मैं ग्वालियर गया तो मैं फिर 3rd क्लास से 2nd क्लास पे आया। ग्रेजुएशन मेरी 2nd डिवीजन से रही। मास्टर डिग्री में 4 नंबर से मेरी 1st क्लास रह गई थी। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा और स्पोर्ट करता रहा। फिर लास्ट में जब मैंने कोचिंग का डिप्लोमा लिया, वो मेरी फिर मैंने वहाँ पे टॉप किया हुआ मैंने। मेरा मतलब ग्राफ बहुत नीचे से ऊपर फिर हाई पे चला गया। अच्छा। वहाँ मैंने बहुत मेहनत करी थी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा वहाँ पे। मुझे ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। मतलब जहाँ जैसे कोई पूछता नहीं था। बहुत पनिशमेंट खाए मैंने हाई स्कूल इंटर तक। और कहाँ एकदम से ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ही मिल रहा है। तो
तो आगे जाके बहुत मेहनत करी मैंने, मेरा ग्राफ आपके बहुत आगे हाई बढ़ा। स्कूल में जैसा आपने बताया आपकी थर्ड पोजीशन पर आप रहे, तो जी। हाई स्कूल में अगर किसी की सेकंड भी आती थी तो घर में जो क्लास लगती थी, तो आपके घर का माहौल उस वक्त कैसा रहा होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे पिताजी ने बड़ा डाँटा था उस समय, जी। लेकिन कहीं न कहीं स्पोर्ट्स के कुछ मेडल सामने आते थे तो वहाँ पे थोड़ा-सा जो है फैमिली थोड़ा हाँ, सपोर्ट हाँ, करती थी। तो वहाँ थोड़ा-सा उसका वो समायोजित हो जाता था कि अच्छा। स्पोर्ट्स में है। जब हमें याद है जब हम मेडल लेके आए थे, पिताजी को हमने दिखाया था कि हाँ। ऐसे-ऐसे प्लेस पड़ी है हमारी, तो उन्होंने ये कहा था, आज भी याद है, कि चलो कहीं तो नाम रोशन करोगे हमारा। अच्छा। तो बस वो उनकी एक लाइन थी, फिर और हम मेहनत करने लगे। हाँ। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, छोटा-सा शहर था, तो कोई क्वालिफाइड कोच भी नहीं हुआ था तो उस समय अपने विवेक से, अपने दिमाग से, या स्कूल के जो फिजिकल टीचर होते हैं उनके पीछे पढ़ के जी। या कोई स्पोर्ट्स सीनियर प्लेयर मिल जाता था, उनके पीछे पढ़ के धीरे धीरे शिक्षा ली कि स्पोर्ट्स क्या होता है, कैसे होता है, वैसे करना शुरू करा। कोई गाइडेंस नहीं थी उसको बचपन में, हाँ। बस अपनी मर्जी से दौड़े जा रहे हैं, कोई नॉलेज भी नहीं थी। हाँ। कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, कुछ मतलब कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था। लेकिन करते गए धीरे धीरे फिर आज देखते हैं तो अब तो इस क्षेत्र में हम हैं भी आगे, तो तब में अब में बहुत अंतर है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सर के पासिंग मार्क्स पर स्ट्रेस ना दें, ये सोचें कि सर ने लास्ट में आकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दिया। पता चला लोग ये सोचने लगे कि हाँ थर्ड पोजीशन पर सर रहे तो सर आज कहाँ है। सर ने आगे पढ़ाई की और ज्यादा अच्छे मार्क्स भी जी। लाए और स्पोर्ट्स में भी आए। तो सर आपका सब फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा रहा है? एथलेटिक्स है मेरा फेवरेट सोर्स, उसी में हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेली। जी। क्योंकि जब हम बैंगलोर में थे तो हमारे जो गुरु जी थे, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो सबको समझाते थे। वैसे वो कहते थे कि बी ए कॉबलर बट नंबर वन। कॉबलर मतलब मोची है, मतलब तो अच्छा। वो कहते थे आदमी चाहे छोटा ही काम क्यों ना करे, हाँ। लेकिन अपने काम में मास्टर हो। मास्टर हो। मास्टर हो, तो ये बात वो अपनी लेक्चर्स में हमेशा बोलते रहते थे। अच्छा। तो कई एग्जाम्पल भी देते थे, वो ड्राइवर का एग्जाम्पल देते थे कि जी। एक ड्राइवर है, देखो कितने ट्रेन में पैसेंजर से सब रेस्पॉन्सिबल होती है उसकी है। डॉक्टर्स का देते थे, सफाई कर्मचारी का देते थे, दर्जी का दे देते थे। हाँ। मतलब एक वही एक ऐसा आदमी क्यों है कि आदमी 10 इतने सारी दुकानों को छोड़ के एक पर्टिकुलर आदमी के पास क्यों जा रहा है? इसका मतलब उसके पास कुछ हुनर है, कोई नॉलेज है, कोई हाँ। ज्ञान है, उसके पास ऐसा कोई फाइन धागा है जिससे कि वो इतनी अच्छी स्टिचिंग कर लेता है, उसकी चप्पल कभी उखड़ती नहीं है। तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो उस क्षेत्र में फिर मैंने बहुत मेहनत करी। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरा भी नाम जाए फिर ऐसे, मतलब वैसे लिया जाए। तो मैं निरंतर बहुत मेहनत करता था, मतलब 24 घंटे में मैं पूरी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद ही मुश्किल से मात्र 4 घंटे सोता था। लाइब्रेरी में मतलब मैं निरंतर जाता था, मैं रोज़ पढ़ने जाता था, चाहे मुझे लाइब्रेरी में नींद आ जाए, लेकिन मैं जाता ज़रूर था। और जब मैं एग्ज़ाम देता तो मुझे सारे क्वेश्चन आते थे उस समय। बहुत अच्छा। मेहनत करी मैंने, और उसी का नतीजा है कि आज मैं धीरे-धीरे जो है यहाँ पहुँच गया हूँ, मतलब ये। कभी उस दौरान मन भटका कि जिस फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में ना जाकर हमें भी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए? अब होता है, कभी-कभी लगता है। अच्छा। हाँ, अब कभी-कभी लगता है कि इतना कभी किसी ने बताया भी नहीं यूपीएससी के बारे में। हाँ। अब कभी-कभी महसूस होता है कि अगर यूपीएससी की हमें वो इजाज़त मिल जाए, हाँ। तो मैं इसे भी टॉप करूँगा। अच्छा। हाँ, अरे वाह सर। मेरा मन करता है कि मैंने कहा हम भी जो है आईएएस बने और कुर्सी पे बैठे हैं, और तो जो सेवा हम अपने एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर रह के अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे रह के तो मैं और अच्छी दे सकता हूँ और डब्ल्यू को। हालाँकि जो प्रेज़ेंट में हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, इनका बहुत सपोर्ट है हमारा अच्छा। स्पोर्ट्स में। हर तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे कैंप बहुत सारे चल गए हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट से इतने कैंप नहीं है, जो हमारे प्रोत्साहन समिति से कैंप चल रहे हैं। ये अच्छा। प्रोत्साहन समिति हमारी समिति है, कैंप चल रहे हैं, हम सर ने चला रखे हैं। इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं हमें, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स से कोई भी दिक्कत हो वो तुरंत हमें उसको सॉल्व करते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। इससे हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं। जी। बच्चों को हमने यहाँ डाइट भी शुरू कर दी है। ये शायद यूपी में कहीं भी ऐसा डाइट का सिस्टम नहीं है जो शाहजहांपुर में चल रहा है, ऐसा कुछ है बिल्कुल क्या? सही कह रहे हैं आप। केवल जहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं हमारे और जी। स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, जी। उसमें बच्चे बहुत ही संघर्ष के कई ट्रायल देने के बाद पहुँचते हैं, केवल जी। उन्हीं बच्चों को ये डाइट मिलती है। तो यहाँ पर ये प्लान किसका था डाइट स्टार्ट? प्लान का तो यह मेरा ही था, जी। और डीएम साहब भी थे। डीएम साहब एक दिन विजिट पे आए थे, तो देखा थे बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, तो हमने बताया सर बच्चे थोड़े से ग्रामीण अंचल से आते हैं, जी। और गरीब तबके के परिवार के बच्चे, उनको डाइट खाना नहीं भी पड़ता है, तो इनकी डाइट का तैयार करो। तो हमने बनाया, तो फिर जो ग्रेन्स होते हैं वो हम उनको स्पाउट में मॉर्निंग में देते हैं। उससे इम्प्रूवमेंट भी आया है। जी। तो जो परफॉर्मेंस वो जल्दी थक जा रहे थे, अब नहीं थकते हैं।
अच्छा कर लेते हैं और उनके वजन में भी इजाफा हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। सुरेंद्र जी, आपकी फैमिली में भी क्या कोई स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड में, या पापा क्या करते थे आपके, और घर में भाई हैं जैसा आपने बताया, तो जी भाई जी आज जी। किस पोजीशन पर हैं? भाई अच्छी पोजीशंस में हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। छोटा अच्छा। भाई मेरा डॉक्टर से यूपी गवर्नमेंट में ही। और अपने खानदान में तो मैं ही एक स्पोर्ट्स में रहा हूँ बस, जी। और कोई नहीं है। बच्चे जो हैं वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान था उनका, जी। तो इसलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सुबह ले जाता था पहले उनको स्टेडियम, लेकिन एक बार जो है दोनों बच्चों के नंबर कम आ गए थे, अच्छा। तो वाइफ ने कहा कि भाई स्पोर्ट्स बंद करो अपना, इसमें पढ़ाई पे करो। तो तब से फिर हमने उनको स्पोर्ट्स की तरफ उसे डाल दिया पढ़ाई की तरफ। अच्छा। बच्चे करते हैं भी, जी। एज ए फिटनेस के तौर पे बच्चे खेलते हैं, लेकिन फिर उनका कैरियर अब जो है स्टडी पे है। अ, खेल विभाग की संरचना कैसी होती है सुरेंद्र जी, और उसमें जिला खेल अधिकारी की भूमिका क्या होती है? बहुत अहम भूमिका मैडम, क्योंकि अब जाके जो मैं जब जिम्मेदारी पद पे आ रखा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो बहुत अहम रोल है। क्योंकि जब मैंने बताया था कि बचपन में हमें कुछ नहीं पता होता था, हम क्या दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या डाइट मिलना चाहिए, ये एक स्पोर्ट्स अफसर बहुत भली भांति जानते हैं। अगर वो अच्छे से रोल अपना निभा रहे हैं, तो अपने जनपद के बच्चों को, जो उनके कांटेक्ट में एटलीस्ट जिनको अपना वो कर सकते हैं, तो अपनी नॉलेज से, अपने जो उनके अंडर में कोचेज होते हैं, उनके माध्यम से बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं। अदरवाइज तो बच्चे बिखरे रहेंगे, उनको सही नॉलेज नहीं मिलेगी, सही खान पान के बारे में पता नहीं होगा, सही ट्रेनिंग नहीं पता होगा, बच्चों की पोजीशन और खेल की भी दोनों की बिगड़ जाएगी। स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्स अधिकारी का रोल, क्योंकि जिले का है, बहुत अहम रोल है। जो बच्चे हमारे पास स्टेडियम में प्रशिक्षण करने आते हैं, उनके साथ साथ अब हमारी कोशिश है हम अपने आसपास के बच्चों को भी जो है उस चीज़ में उनको ला रहे हैं। हालांकि ग्रामीण अंचल्स में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, वो जिला युवा कल्याण अधिकारी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर भी क्या कोई अधिकारी कार्यरत होता है, या फिर नहीं, जिला स्तर? हमारी जो पोस्ट होती है वो जिले पे ही होती है जी। ग्रामीण अंचल की एक्टिविटी जो है युवा कल्याण विभाग के माध्यम से देखी जा रही है। अच्छा। जिला युवा कल्याण, हम्म। और इन्हीं के अंडर में बीओ होते हैं जो ब्लॉक लेवल पे तैयार होते हैं। अच्छा। उनकी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे होती है, तो वो उनके माध्यम से उनको देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा विभाग में थोड़ा सा और ग्रामीण अंचल में भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और ये युवा कल्याण के विभाग के जो इनके अधिकारी होते हैं, जीबी होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते इतने। अच्छा। उनको मात्र जो है एक एनआईएस का 6 वीक का सिर्फ डिप्लोमा कराया है, उसमें बेसिक जानकारी होती है। और एक तरफ हम जो है पूरा दामादौर जो है युवा कल्याण विभाग को जो है पूरे ग्रामीण अंचल का दे रहे हैं, जो ग्रामीण अंचल शहर के अपेक्षा बहुत बड़ा है। हमारे पास बच्चे ग्रामीण अंचल से आते हैं, लेकिन जिनको पता लग जाता है, जो आते हैं उनको तो ट्रेनिंग मिल जाती है, और हम भी ग्रामीण अंचल तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे विभाग में जो ट्रायल्स होते हैं वो जिले लेवल पे होते हैं, ब्लॉक लेवल पे नहीं होते हैं। तो जिले लेवल पे जो बच्चे ट्रेन हो के आते हैं, हम उन्हीं को फिर आगे मंडल और स्टेट और फिर नेशनल्स में जाते हैं। ग्रामीण अंचल में या तो ब्लॉक स्तर के जो ट्रायल्स होते हैं, या तो बेसिक्स में होते हैं, या माध्यमिक में होते हैं, या युवा कल्याण विभाग ये कराते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि हमारी जो कंपटीशन तो ओपन होती है, कोई भी आ सकता है जिले के किसी भी कोने से, लेकिन हमारे विभाग में जो मुझे लगता है कि वहाँ तक भी जाना चाहिए, पहुँचना चाहिए, अगर हम और अच्छे स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल का बच्चे को नहीं मिल पा रही ट्रेनिंग इतनी। शाहजहाँपुर में एक स्टेडियम है, हथौड़ा स्टेडियम, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर अभी कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वहाँ जी, क्या कुछ नया देने वाले हैं आप शाहजहाँपुर के बच्चों को? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, और कब तक ये स्पोर्ट स्टेडियम तैयार होगा? शाहजहाँपुर के स्टेडियम के रिनोवेशंस में, डेवलपमेंट्स में लगभग जो है 40 करोड़ के काम हो रहे हैं उसमें, और काफ़ी काम हो रहे हैं। बहुत ही एक नई दशा सुधरने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से एक 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनने वाला है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। स्विमिंग पूल का भी काम उसमें चल रहा है, नया बन रहा है ये, और कबड्डी का फील्ड एक इंडोर बन रहा है, वॉलीबॉल का सिंथेटिक है, और पूरी जो भी हमारी बिल्डिंग है, बैडमिंटन हॉल है, हमारी मेन बिल्डिंग है, बाकी सब चीज़ें, उन सबका रिनोवेशंस हो रहा है। तो आने वाले समय में जो है खिलाड़ी की दृष्टि से वहाँ पे सीसीटीवी भी लग जाएंगे, ऊपर बैठने के लिए बच्चों के लिए पवेलियन बन गया है, ऊपर शेडेड रहेगा, पार्किंग की सुविधा भी हो जाएगी, सब शेडेड है वो बिल्कुल पार्किंग। अच्छा। आंतरिक रोड हमारी थोड़ी सी जर्जर हालत में थी, वो सब हो जाएगा। पीने के पानी के अभी एक ही हमारे पास आरओ सिस्टम है, फिर अब हमारे 3 हो जाएंगे। अच्छा। ऐसी तमाम चीज़ें जो है स्टेडियम की पहली जो जैसे थी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बाउंड्री वाल थी, लेकिन अब वो जो है तारों से कवर्ड होगी, ढकी होगी,
तो किसी तरह की ऐसी कोई वहाँ पे खिलाड़ी बिल्कुल तरह से सुरक्षित भी रहेगा, निर्भीक होगा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। पहले भी करते थे, लेकिन वो और अच्छा हो जाएगा अभी। लड़कियों के लिए वो स्टेडियम कितना सेफ है कि कई बार वहां पे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि बिल्कुल आउटर पे पड़ता है जिले के, तो जी, वहां जी। पे सिक्योरिटी पर्पज से लड़कियों के सिक्योरिटी लिए पर्पज़ कितना से अच्छा ही है? तो ये सब अभी-अभी हमने इसमें जो है कैमरे वैमरे का उसमें प्राविधान रखा हाँ, है, ये लग जाएँगे। पहले कभी जैसे हमने सुना है कि बहुत पहले काफ़ी समय, क्योंकि वो थोड़ा हमारा स्टेडियम थोड़ा आउटर पड़ता था। हाँ, अब इतना, क्योंकि जैसे काफ़ी लोग आबादियाँ बस चुकी हैं उसमें, अब इतना आउटर नहीं है क्योंकि प्लेयर उसमें आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 साल हमें लगभग होने जा रहे हैं, ऐसी कोई हमारे बात सामने आई नहीं है। और आज की तारीख में ही हमारे पास, जैसे एथलेटिक्स की मैं लेके चलता हूँ, तो हमारे पास 46 बच्चे हैं, 46 में से 31 तो हमारे पास लड़कियाँ ही हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर अगर ऐसा नहीं होता तो लड़कियाँ स्टेडियम में आती नहीं प्रैक्टिस करने, ना हम्म। उनके पेरेंट्स भेजते। आज के टाइम पे लड़कियाँ खूब आ रही हैं, हर खेल में लड़कियाँ हमारे पास। हथौड़ा के बच्चे हैं हमारे पास, रेती के बच्चे आते हैं हमारे पास, शहर के बच्चे आते हैं हमारे पास। अब मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अब जो है सब कुछ सुधर गया है वैसे। सर, आपके विभाग में क्या बच्चों के लिए कोई सालाना बजट रहता होगा? उस जी बिल्कुल बजट को मैडम। आप कैसे खर्च करते हो या क्या प्रक्रिया होती है उसकी? जी, जी। सालाना बजट आप ये समझ लो कि हमारा विभाग जो है कॉम्पिटिशन्स कराता है मैडम, प्रतियोगिताएँ होती हैं। जी, इसमें जनपद स्तर में जितने भी खेल होते हैं, ऑलमोस्ट उन सबके चेन ट्रायल्स होते हैं। जी। तो उन चेन ट्रायल्स पे हम बच्चों को सिलेक्शन करके मंडल स्तर पे भेजते हैं। हाँ, और जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, और अभी आगामी 29 अगस्त जो खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद जी के दिवस पे, इन पे, और जूनियर प्रतियोगिता, पंडित दीनदयाल हुँ, जी की प्रतियोगिता, तो इन सब पे जो है हमारे जो कैंप उसमें चल रहे हैं, तो उनकी प्रतियोगिता हमें आवंटित की जाती है। तो उनकी हम गेम्स कराते हैं। जी। तो उसमें जो है बच्चों पे जो है जिले पे अगर आप बात करते हैं तो एक बच्चे पे 700 रुपये का प्राइज़ हमें प्रथम पुरस्कार देना होता है, और 600 रुपये का सेकंड प्राइज़ देना पड़ता है, और थर्ड हमारा 500 रुपये का है। तो इस अच्छा, हिसाब से जिस गेम की प्रतियोगिता हो रही है उस हिसाब से हमें बजट मिलता है, हम उस टूर्नामेंट को कराते हैं। और हमारी डिमांड पे विभाग हमसे प्रपोजल भरवाते हैं कि भाई आपको अगर कोई आमंत्रण प्रतियोगिता करानी है या स्टेट को सीनियर प्रतियोगिता करानी है, तो उसकी हम डिमांड भेजते हैं, वो हमें हुँ, अलॉट होती है। अभी 2 साल पहले हमने कबड्डी की सब जूनियर बालिका की प्रतियोगिता कराई थी। बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती थी, यहाँ तक कि जो ये एसोसिएशन के समन्वय से होती है। तो जितने खेल होते हैं इनके संघ भी होते हैं। हुँ, तो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हमारा डिपार्टमेंट जो खेल संघों के समन्वय से कराता है। अच्छा, तो उसमें कबड्डी की जो समन्वय के जो इस समय राज्य उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो राजेश जी। कुमार जी हैं। तो हमारी प्रतियोगिता से इतने प्रभावित होके गए थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे इतिहास में सबसे पहली प्रतियोगिता है जो इतनी अच्छी हुई है। तो ऐसी प्रतियोगिता विभाग प्रत्येक जनपदों में या जिनकी डिमांड होती है वो आवंटित होती है, उसको कराते हैं। ये जिस तरह की आप प्रतियोगिताएँ कराते हैं, क्या इसमें आउटसोर्सिंग वालों को भी एनरोल किया जाता है? आउटसोर्सिंग मतलब सर मैडम ये है। जैसे बाहर से कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट करना बिल्कुल, चाहें? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जो हम जैसे बच्चे रजिस्टर्ड है हमारे पास, जी, उसमें ये मतलब नहीं होता कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं केवल वही स्टेडियम में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। जी, जब हम डिस्ट्रिक्ट का कोई ट्रायल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने जनपद की सीमा में कोई भी बच्चा, जैसे यहाँ का दूरस्थ इलाका जैसे कलान है, कुटार है, वो भी ट्रायल देने आएगा तो वो निःशुल्क ट्रायल देगा, और उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होती है तो निश्चित तौर पे वो सिलेक्शन होके मंडल में जाता है फिर। अच्छा, मंडल से फिर स्टेट जाता है, स्टेट से फिर नेशनल, ऐसे एक चेन है, इस तरह चली जाती है। और जो स्टेट की जो प्रतियोगिता होती है वहाँ से जो प्रदेश के 18 मंडल है, वहाँ से मंडल की टीम कलेक्ट होकर आती है, फिर यहाँ उसको उनको ऑर्गेनाइज देते हैं, यहाँ उनको रहना खाना पीना और टूर्नामेंट कराते हैं। खिलाड़ियों का डाटा आप कैसे मेंटेन करते हो? खिलाड़ियों को डाटा जो हमारे कोचेज हैं हम उनके माध्यम से उसको मेंटेन करते हैं। जब खिलाड़ी कोई हमारे पास आता है वो रजिस्ट्रेशन कराता है, जी, रजिस्ट्रेशन मात्र 60 रुपये की फीस होती है, जी, पूरे साल भर की, हुँ, 18 वर्ष से नीचे की। तो उनके फाइल में उनका फॉर्म आ जाता है। हमने अपने कोचेज से उन सभी का जो है पर माह इनके फिजिकल टेस्ट होते हैं, अच्छा, उनका हाइट वेट चेक किया जाता है, जी। और कुछ उनके गेम से रिलेटेड उनके टेस्ट होते हैं, कंट्रोल टेस्ट, वो लिए जाते हैं, और जिनको मैं सुपरवाइज करता हूँ मंथली में, अच्छा, बैठक के क्या माध्यम से। ऑनलाइन भी ऐसा कुछ डाटा फीड ऑनलाइन करवाते हैं? तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अब आ गया है, जी, एक खेल साथी पोर्टल है। जी, तो अब ये पिछले साल से बड़ा एक्टिव हो गया। अब जितने भी आवेदन होते हैं हमारे हॉस्टल्स के और कॉलेज के, वो खेल साथी पोर्टल के माध्यम से होते हैं। वर्तमान में आपके पास कितने खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पंजीकृत होंगे? हमारे पास जो है इस समय जो है, क्योंकि स्टेडियम में रिनोवेशन चल रहा है, तो हम एक डॉक्टर सुदामा प्रसाद विद्यास्थली को उनसे हायर किया हुआ है, हुँ, प्रैक्टिस के लिए हुँ, सुबह शाम कराते हैं। तो 370 बच्चे हम पे रजिस्टर्ड हैं फिलहाल। अच्छा।
जिसमें क्योंकि बैडमिंटन में रिनोवेशन चल रहा है तो उसके लगभग 70-80 बच्चे हमारे माइनस हो चुके हैं, वो बच्चे जेएफ कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा रिनोवेशन पूरा हो जाएगा तो ये संख्या हमारी एकदम से 500 से ऊपर हो जाएगी, जो इस वर्ष की बेस्ट होगी और शाहजहाँपुर की इतिहास की भी बेस्ट होगी अभी तक। अच्छा। इससे पहले भी जो लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन थे हमारे 475 थे, वो भी आज तक शाहजहाँपुर के इतिहास में इतने बच्चे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे सुविधा हो रहे हैं, हमारे कोचेज एक्टिव हो रहे हैं, हमारे खेल बढ़ रहे हैं, डीएम साहब का सपोर्ट मिलता है, खेल और एक्टिविटी बढ़ रही है, तो बच्चे बढ़ रहे हैं। आज ही हमारे दिमाग में डीएम साहब से बात हुई थी, हम जल्दी ही अपने यहाँ पे जिम्नास्टिक का कैंप भी शुरू करने वाले हैं बच्चों के लिए। अच्छा। तो जिम्नास्टिक हमें लगा कि जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जी। तो उनको पहले हम जो है जिम्नास्टिक में डालेंगे। तो अच्छा। उन बच्चों को हम 6 महीने पहले बच्चों को जिम्नास्टिक में ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनका ओवरऑल थोड़ा सा डेवलप हो। और 6 महीने के बाद लगभग साल भर के बाद हम इनको दूसरे स्पोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारी प्लानिंग है वैसे कि जो बच्चे आएंगे तो हम डायरेक्ट उनको पर्टिकुलर किसी गेम में ना डाल के छोटे बच्चों को, जो 8-9 साल का बच्चा होगा उसको पहले जिम्नास्टिक कराएंगे। जिम्नास्टिक में क्या होगा, पूरी बॉडी का उसका रोल डेवलपमेंट होगा, फिर उसको हम दूसरे गेम में चेंज करेंगे। तो इससे हमारा जनपद का स्पोर्ट्स बढ़ेगा मैम। आप जो भी बच्चा आपके पास एडमिशन के लिए आता है, आप उस बच्चे के माध्यम से उसके पेरेंट्स के टच में रहते हैं कि उस जी रहते बच्चे हैं, में क्या कमी है, बिल्कुल रहते हैं। कैसे वो ठीक किया जाए? जी जी, हालांकि हमारे कोचेज होते हैं, हाँ। इनमें सुधार करते रहते हैं। जी। कल ही हमने इसमें एक और नई स्कीम ऐड करी है, हमने डीएम साहब से भी इसकी परमिशन ले ली है। जैसे स्कूलों में पीटीएम होता है और बस अभी ये कावड़ चल रहे हैं, इसके ख़त्म होते ही हम भी एक अपने स्टेडियम में जो है एक पीसीएम पेरेंट्स कोचेज की मीटिंग करवाएंगे। ये शायद प्रदेश में कहीं नहीं होता, मेरा ही दिमाग मतलब मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे अपने स्टेडियम में, और जैसे स्कूल्स में उनके प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स पूछते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, और हम उनको बताएंगे क्या कमी है बच्चे के, क्या डिसिप्लिन के बारे में है, क्या परफॉर्मेंस के बारे में, डाइट के बारे में हम जान लेंगे, जिससे हमें भी पता लग जाएगा कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, डाइट कहाँ तक मिल रहा है, और प्लानिंग कई सारी मैडम। और हम ये भी चाह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे हर खेल के बेस्ट हैं, 2-2, 3-3, उनको अलग सेपरेट करके जो डाइट हम दे रहे हैं उससे अलग से डाइट और एक हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा। अलग डाइट और देंगे, जिसमें शायद उनको जूस वगैरह और हम प्रोवाइड करवाएंगे मैडम। अच्छा। अलग से तो और यहाँ खिलाएंगे। आपके जिले शाहजहाँपुर में कितने प्रशिक्षण केंद्र होंगे, और क्या यहाँ इनके लिए आवासीय सुविधा भी रहती है? नहीं, आवासीय सुविधा शाहजहाँपुर में तो नहीं है जी। क्योंकि आवासीय सुविधा जो है हमारा विभाग जो है पूरे 16 खेलों में 45 स्थानों पर 45 जिलों में चल रहा है। हाँ। अभी शाहजहाँपुर का नाम उसमें अभी आया नहीं है। आगे देखते हैं, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो सरकार से बात करेंगे। अगर मंत्री जी के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, डायरेक्टर साहब से अगर लगा जी। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज और एक हॉस्टल की स्कीम आ सकती है। क्योंकि अभी एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्कीम चल रही है कि मंडल के प्रत्येक मंडल में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज का जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी है कि बनेगा। तो अभी कुछ दिनों पहले हमको लेटर आया, तो इसमें हम जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा ज़मीन जो है ज़्यादा चाहिए, लगभग 50 एकड़। अगर हमें मिल जाती तो मंडल में हमारे साथ खुल सकता है वो। हम लगे हुए इसमें प्रयासरत हैं कि अगर यहाँ बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, जो स्पोर्ट्स कॉलेज खुल जाएगा बच्चों के लिए यहाँ। आपके विभाग में कोच की नियुक्ति आप कैसे करते हैं, और अभी वर्तमान में आपके पास कितने पुरुष और महिला कोच होंगे? जी जी, हमारे विभाग में जो प्रशिक्षक आते हैं ये हमारे निदेशक महोदय के द्वारा भरे जाते हैं। अच्छा। डायरेक्टर महोदय भरते हैं, और वो सब जो है आउटसोर्सिंग से आते हैं, जो एडहोक पे होते हैं। ये आउटसोर्सिंग मतलब जैम के माध्यम से आते हैं। जी। और अभी एक लेख आया, एक प्रेस नोट आई थी, डायरेक्टर साहब ने जारी करी थी, लगभग 100 मतलब स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर, 16 स्पोर्ट्स ऑफिसर और 84 डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी अगस्त में निकलने वाली है। तो ये आयोग के माध्यम से आएंगे। अच्छा। हाँ, जो स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर है। जी। इनके अलावा जो हमारे यहाँ कोचेज होते हैं, जैसे फुटबॉल के, हॉकी के हमारे यहाँ कैंप चल रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से आते हैं। अच्छा। इनका ये फर्म के थ्रू चयनित किया जाते हैं। इनका फिजिकल होता है, मेरिट के बेस पे इनको अपने जनपद या आसपास के जनपद में इनको पोस्टिंग मिलती है। क्या महिला कोच भी हैं आपके फिलहाल पास? वर्तमान में नहीं है। जो मैंने जिम्नास्टिक के अभी आपसे जिक्र करा था जी। वो महिला कोच मैं जिम्नास्टिक खिलाना चाह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे फिलहाल हमारे पास 7-8 कोचेज हैं, तो एक महिला कोच की हमें ज़रूरत लगी, तो इसलिए हमने जिम्नास्टिक को महिला कोच को प्रेफर करेंगे हम। अगर किसी खिलाड़ी को कोई समस्या होती है तो वो आपसे कैसे संपर्क करता है? डायरेक्ट करते हैं मैडम, क्योंकि हम खुद प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे दोनों टाइम, हमारे कोचेज भी रहते हैं। और अभी तक मुझे ऐसा कोई लगा नहीं किसी खिलाड़ी को कोई समस्या है। और
हम रेगुलर उनकी चट में रहते हैं और कोचेज हमारे सब उनके उसमें रहते हैं, सुबह शाम उनसे मिलना होता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या भी होती तो अभी ऐसी कोई बात आई नहीं हमारे किसी खिलाड़ी के समय। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो समस्या हो हम उनको दूर कर लेते हैं। और मान लो जैसे लड़कियां भी आती हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक महिला कोच भी ला रहे हैं। अच्छा। हाँ सुरेंद्र जी, हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो हमारे घरों में बच्चे हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा जी पसंद जी, करते हैं। तो आप बच्चों को हॉकी की तरफ कैसे प्रेरित करते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। हमारे पास जो इस समय बच्चे हॉकी में कहेंगे तो 80 हुँ, बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और अपने शाहजहाँपुर में जो एक सरकार की स्कीम है, एक जनपद एक खेल, खेलो इंडिया, हुँ, उस खेलो इंडिया में भी हमने हॉकी का ही चयन कर रखा है। ये बात सही है कि हमारे पूरे प्रदेश प्रदेश में कह लो, देश में कह लो, क्रिकेट का ज़्यादा चलन है। और हम कहते हैं कि हमारा खेल, राष्ट्रीय खेल हुँ, हॉकी है। लेकिन इसमें प्रयासरत हैं हम लोग, क्योंकि अभी अगस्त माह में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, दादा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस में। इसकी तैयारी मैंने पिछले साल की अपेक्षा 1 महीने पहले शुरू कर दी है। अच्छा, कल ही इस संबंध में हमने डीएम साहब से मिले थे और हम जो है दादा ध्यानचंद की प्रतिमा लगभग 50-60 स्कूलों में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें उनके बारे में थोड़ा सा लिखा रहेगा और एक लेख ध्यानचंद जी के बारे में। तो जब 29 अगस्त आएगा तो वो स्कूलों में सुबह असेंबली में दादा हुँ, ध्यानचंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन में एक थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लोगों को पता रहे कि कौन है ये। इनको हॉकी के महान जादूगर भी कहा गया है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए। तो अमूमन बहुत से स्कूलों में और कुछ प्राइवेट स्कूलों में पता ही नहीं होता है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है और आज 29 अगस्त है और ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुँ, तो इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। इस वर्ष जो है हमारे शाहजहाँपुर में खेल दिवस बहुत अलग नए ढंग में होगा। हमने कल ही डीएम साहब से भी चर्चा करी, स्टूडियो मैडम से भी करी। इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस में लगभग, जहाँ तक संभव हो सकता है, हम सभी विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजित कराएंगे। अगर हो सकता है तो हॉकी हो जाए, नहीं तो कोई ना कोई खेल जरूर होगा, जो हनुमान ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे इस बार अभी होगा जरूर। आपने बताया कि लोगों कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि खेल दिवस कब है या किस खिलाड़ी ने कब कौन-सा पदक हासिल किया, तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल के साथ-साथ हमें आपको थ्योरी क्लासेस भी देनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसे अब चेंज हो चुका है। अब इंटरमीडिएट में 11th-12th में सीबीएसई में भी और गवर्नमेंट वाले में भी जो है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो हाँ, चुका है। जी। तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिनको पता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑप्शनल है, कंपलसरी भी है और ऑप्शनल भी कर रखा है, तो जो इसमें आ रहे हैं उनको तो पता है। और लेकिन बहुत से लोगों को उतना इसका प्रचार नहीं है। हुँ, खेल खेल अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक जनपद में इस दिन हॉकी की टूर्नामेंट होता है अच्छा। और इसमें हॉकी की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इस बार हमारा प्रयास सही में मैडम बहुत अलग है। हम चाह रहे हैं कि पूरे जनपद में इसको बहुत त्यौहार के रूप में मनाएंगे हम लोग इसको, और सभी विद्यालयों में बहुत अच्छे से मैसेज आए खेल दिवस क्या है, दादा ध्यानचंद जी के बारे में जाने, जी। इसी दिन को क्यों जो है राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में लोगों को पता लगे। और दादा ध्यानचंद की प्रतिमा कुछ हम बना रहे हैं इस बार, और जहाँ तक संभव तो प्रयास होता है हम स्कूलों में प्रोवाइड करेंगे, लोगों की दीवार पे लगे और पता लगे, लोग पूछें, जाने। मेरा प्रयास पूरा है कि मैडम कि शाहजहाँपुर ज़िले में तो सभी जाने कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब होता है, दादा ध्यानचंद जी कौन हुँ। है, इनका हॉकी से क्या लगाव था, क्यों इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित हैं। ये इस बार मैं अपनी ये कसर खत्म कर दूंगा इस बार इस जनपद में। जैसे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो क्या जी ऐसा जी, कुछ है कि जिले में भी जिले स्तर पर भी कोई स्पोर्ट कॉलेज बनाया जाए? जिले में तो नहीं है, कभी हाल ही में स्कीम आई है हुँ, जो प्रदेश सरकार ने इसमें घोषणा करी है कि प्रत्येक मंडल में जो है एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। जी। तो अभी कुछ ही दिनों पहले इसकी सूचना मिली है। इस पे हमारा जिलाधिकारी महोदय से मंथन चल रहा है और इसमें जो लगभग 50 एकड़ की भूमि चाहिए उसको चिन्हित करने के बाद हो सकता है शायद इस मंडल में 4 जनपद आते हैं, शायद शाहजहाँपुर में वो हुँ, बड़े सौभाग्यशाली होंगे यहाँ बन जाए, तो ये हुँ, बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे यहाँ के जनपद वासियों के लिए। और जितने भी ये 18 मंडल हमारे प्रदेश के, ये सभी स्पोर्ट्स कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी से कंसल्ट होंगे। हालांकि ऑलरेडी 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हमारे पास हैं जो इस समय रनिंग कंडीशन में है। सबसे पहला तो हमारा लखनऊ में ही है, गुरु गोविंद सिंह के नाम से, एक जी। सेफई में चल रहा है
और एक गोरखपुर में चल रहा है। इसके अलावा एक बलिया में, फतेहपुर में, फैजाबाद में ये निर्माणाधीन है। ये जल्दी इनका पोजीशन लेने के बाद ये भी चल जाए। एक सहारनपुर में, ये हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज लगभग तैयार है, जल्दी शुरू होने वाले हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड रेटिंग की, तो क्रिकेट जो है वो इंडिया में 4,471 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। तो वहीं हॉकी जो है वो इंडिया में 2,699 पॉइंट्स के साथ 8th पोजीशन पर है। तो ऐसा क्यों है, जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है? क्या क्रिकेट में ग्लैमर है, इसका कारण ये है या कुछ और है? कह सकते हैं बिल्कुल ग्लैमर है। जी। क्रिकेट जो है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, हमारे पास स्टेडियम में जो बच्चे भी रजिस्टर्ड हैं सबसे अधिक उसी में ही हैं। 104 बच्चे रजिस्टर्ड हैं उसमें, और हॉकी में लगभग 80 हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इसका देखो, बच्चों को, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो आ रहे हैं शुरुआत से ही 5-6 साल की उम्र में, उनको चीज़ भी शायद क्रिकेट का ही देखने को मिल रहा है। मीडिया ने इसको बहुत बहुत हाई कर रखा है, क्योंकि मीडिया हर एक चीज़ जो है पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंचाती है। पेपर भी देखेंगे आप, स्पोर्ट्स का पेज जो है, आखिरी का लास्ट पेज होता है, लगभग उसमें मैक्सिमम चीज़ें क्रिकेट से भरी होंगी मैडम। अगर मीडिया दूसरे खेलों में करती है, ऐसा नहीं है, और खेलों के, राष्ट्रीय खेलों में भी पूरा बढ़ चढ़ के आए तो थोड़ा चेंज होगा। वैसे पहले से काफ़ी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है इसका। लेकिन साइमल्टेनियसली क्रिकेट वाले भी, अब कोई भी मैच देखो, कितना उसको साइंटिफिकली एनालाइज कर करके वो उसको दिखा रहे हैं। लोगों को बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें। कहाँ एक एम्पायर होते थे, फिर सेकंड एम्पायर, थर्ड एम्पायर, तो कई सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। हर एक चीज़ की स्पीड आ रही है, मतलब प्री भी कर रहे हैं उसको, पिक्चर भी कर रहे हैं। इतनी बारीकी और खेलों ने भी पकड़ी नहीं है, मैंने देखा, ना ही दिखाया जा रहा है। हालांकि उसको स्पोर्ट्स में कवर करने के लिए आईपीएल टाइप जैसे हो गया है, प्रो कबड्डी आ गया है, खो खो का भी हुआ था अभी प्रो टाइप में, तो डेवलप तो हो रहा है। वॉलीबॉल का भी हुआ है। हॉकी में भी पहले की अपेक्षा, जहां हमारी इंडिया की टीम जो है ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जो है वो पिछले ओलंपिक से जो है मेडल में आ रही है। वो 3rd ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। हो सकता है आगे वाले में और पार्टिसिपेशन हो जाए। स्कूलों का भी इसका चक्कर है। अब खेल के बारे में हम हमेशा तो चाहते हैं कि मेडल आए बहुत, लेकिन पेरेंट्स का झुकाव ज़्यादातर स्टडी की तरफ से रहता है। बहुत कम बच्चे या पेरेंट्स जो हैं बच्चों को अपने खेल की तरफ भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर रुझान जो है स्टडी की तरफ, आदमी उधर की तरफ ध्यान देता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल ले, बहुत स्कोप है। पढ़ाई में इतना अच्छा भी नहीं है अगर जी। तो पढ़ाई से ज़्यादा इतना अच्छा पैसा जो है स्पोर्ट्स में कमा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रिंकू सिंह जी का क्रिकेटर हैं, घर की इतनी अच्छी हालत में थी, लेकिन फिर भी देखो अपने खेल के बलबूते में वो कहाँ पहुँचे, और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी रहे, क्रिकेट में रहे। और आज उन्हें जो है गवर्नमेंट ने जो है एज ए बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद भी उनको दिया है। अब वैसी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अब स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान दे रही है, तो बहुत गवर्नमेंट ने ज़्यादा दे उनको रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद किस बेस पर दे दिया? खेल के पढ़ाई? बेस पे मैडम, खेल के बेस खेल के पर? बेस पे। क्योंकि आप देख लेंगे जितने भी स्पोर्ट्स के अच्छे प्लेयर्स हैं, जी। चाहे किसी भी खेल से हों, उन सब के पास गवर्नमेंट की जॉब है। तो हो मोस्टली सकता लोगों को है रेलवे की जॉब मिल जाती है, ठीक है, रेलवे का समझ है गया। मैडम। जी। रेलवे के तो जब बच्चे थोड़ा सा नेशनल में मेडल ले आते हैं, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल ले आते हैं, जी। तो रेलवे वाले, पुलिस वाले उनको ऑफर देते हैं, वो अपने स्पोर्ट्स कोटे से वो अंदर आ जाते हैं। और रेलवे के थ्रू, सर्विसेज, आर्मी के थ्रू, फिर वो सब अपना कंट्री का नाम रोशन करते हैं, बाहर जाते हैं, और उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है। ऐसा भी है, स्पोर्ट्स कोटे से बच्चे रेलवे में भी जा रहे हैं। जी। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं, आप सब देखोगे किसी न किसी कंपनी से या किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं सब वो। और अपना यूपी गवर्नमेंट तो अब तो जो है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर होता है तो सीधा उनको जो है राष्ट्रपति अधिकारी की पोस्ट है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट राष्ट्रपति अधिकारी है, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं। क्योंकि उनकी नीति में भी है कि 2% जो है वो जॉब अपना उसमें जॉब देंगे वो। अच्छा। तो जो प्लेयर जो है दिन रात देश के लिए मेहनत कर रहा है, पढ़ाई में इतना नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं मेडल के रूप में देश का नाम रोशन कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो वहाँ उसको वो कम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, वो उसको फिर बाद में एक अच्छी जॉब दे रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है उनको। सर, जैसा अभी आपने बताया कि रिंकू सिंह को जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए बना दिया गया, तो जो बच्चे स्पेशली इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा विभाग में जाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति वो जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति वो जो इसी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था, तो सीधा डायरेक्ट वो व्यक्ति आ गया, तो क्या वो उस पद के लिए सक्षम है, या उसको सरकार के द्वारा कुछ ऐसा दिया जा सकता है जिसमें वो खुद में
क्वालिफाई हो, खुद में उसको इतनी समझ हो कि वो इस विभाग को झेल सके? देखो दोनों चीज़ अलग अलग हैं। एक तरफ आपने क्वेश्चन है कि जो सिविल सर्विस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 7-8 साल तक लगाते हैं, वो एक आईएएस और पीसीएस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, अ, जो जिले की कमान संभालते हैं और अपने देश को और अपने जिले को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से करते हैं। इसी के साथ साथ जो एक स्पोर्ट्स का प्लेयर है, जो पूरी मेहनत 7-8 साल से वो भी लगा रहा है, वो उसको भी 7-8 साल लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय बनने पे, क्योंकि वो पढ़ाई इतनी नहीं कर पाता है और फिर सारा मैक्सिमम समय अपने वो जो है खेल में देता है, मेहनत करके जो देश के लिए मेडल लाता है, फिर उसको गवर्नमेंट्स एक प्रकार से अवार्ड कह लो, अवार्ड ही समझ लो इसको, और उनको जो है फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। क्योंकि अभी एक हमारे इस समय स्पोर्ट्स के सचिव हैं सुहास एलवाई, वो आईएएस भी है और बैडमिंटन का प्लेयर भी है, उनका ओलंपिक में मेडल भी है। देखो दोनों चीज़ कर रहे हैं वो आईएएस भी हैं, वो अपने आईएएस वाली जो क्वालिफिकेशन करी उन्होंने वो भी पढ़ाई करी और बैडमिंटन खेल खेलते रहे और देश का नाम भी रोशन करा उन्होंने। ऐसे भी हैं, देखो ऐसे भी आईएएस हैं, दोनों कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ प्लेयर जो हैं पढ़ाई में अगर से अच्छा नहीं कर पाते, स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये। गवर्नमेंट को लग रहा है भाई एक प्लेयर जो है खूब मेहनत कर रहा है, नहीं पढ़ाई कर पा रहा, वो देश का नाम रोशन कर रहा है, ओलंपिक में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऊपर तक जा रहा है, तो क्यों ना हमको जो है ये चीज़ इनको देनी चाहिए। तो उनकी नीति है वो दे रहे हैं और मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि उनके हाथ में डायरेक्ट कोई आईएएस पीसीएस की पोस्ट तो नहीं दी जा रही कि उनको कोई देश चलाना है। उनको एज ए बेसिक शिक्षा देने की पोस्ट है। ये भी नहीं होगा कि वो पढ़े नहीं लिखे होंगे, निश्चित तौर पे उनके पास हाई स्कूल ग्रेजुएशन तो जरूर होगी, तो उसके बेस पे वो उनको ट्रेनिंग मिलेगी, वो अपना कुछ कर लेंगे वो। सुरेंद्र जी, देखा जाता है कि ओलंपिक में हमारा देश जो है वो कई सारी स्पर्धा में भाग ही नहीं लेता है जी। जबकि कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी शायद हमारे जिले से भी कम होगी, वहाँ के लोग ऐसे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, ताइक्वांडो है, हेडबॉल है और बास्केटबॉल है। तो क्या इसकी वजह आप कोई पॉलिटिकल इश्यूज मानेंगे या कोई और वजह रहती है? इसकी इश्यूज जो है, देखो ये अपने देश में तो सारे गेम खेले जाते हैं, सबके कंपटीशन भी होते हैं, हम भी कराते हैं, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाते एज ए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में। कारण इसका एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो हमारी स्पोर्ट्स नीति है, जो शिक्षा है, हमारे देश में सबसे अधिक प्रायोरिटी जो है शिक्षा को दी जाती है। तो पेरेंट्स भी जो है अक्सर चाहता है कि जो बच्चे जो हैं सब स्पोर्ट्स में ना करके पढ़ाई में अच्छा निकले, अच्छी पोस्ट पे जाए। बहुत ही कम परसेंटेज है कि जो बच्चे पेरेंट्स जो हैं अपने बेटों को खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं, और जो देखना चाहते हैं वही आगे निकल रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार का भी है, पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है इसमें। पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को स्टेडियम तक, प्ले फील्ड तक नहीं भेजेंगे तो ये चीज़ ऊपर उठेगी नहीं मैडम, ये ऐसी रहेगी। अच्छा। जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे। अब आप देखना कि जब हम ओलंपिक्स आते हैं तो सब के सब टीवी के सामने बैठ जाते हैं और देखते हैं कि यार हमारे मेडल कम क्यों हैं। तो एक महीने में या साल 2 साल प्रैक्टिस करके देश के मेडल नहीं बढ़ेंगे मैडम कभी भी। एक प्लेयर बनने में कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है, बिल्कुल पसीना बहा रहा है, और गवर्नमेंट पैसे भी खर्च करती है उसमें, और हम अचानक से चाहते हैं कि हमारे मेडल आए। एक कंट्री ऐसी है कि जिसकी आबादी बहुत कम है, वो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ एजुकेशन पे, जैसे चाइना ले लो मैडम, वहाँ का थोड़ा कल्चर जो हमें पता है कि सब अलग है। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है फिजिकल पर उनका बहुत जोर रहता है। तो उस फिजिकल के करते करते वो देखो आज अगड़ नहीं रह रहे हैं, हमेशा बेस्ट 3 में फाइट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो स्पोर्ट्स में तो ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को ज़्यादा, उनको बाय फोर्स या कैसे भी है, या हमारी गवर्नमेंट की नीति ऐसी होनी चाहिए, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट हो चुका है फिजिकल एजुकेशन, 1 घंटा स्पोर्ट्स जो है हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए पढ़ाई से पहले। प्रतियोगिताएं जो कराई जाती हैं उनके लिए फंड कहाँ से आता है? क्या जिलाधिकारी की तरफ से कोई सहयोग रहता है? ये दोनों तरफ से मिलता है मैडम। जैसे गवर्नमेंट जो प्रतियोगिता होती है हमारे यूपी से, गवर्नमेंट से भी हमारे डायरेक्टर के माध्यम से मिलता है, और एक हमारी एक जिला खेल विकास प्रोत्साहन समिति है, वहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से जैसी व्यवस्था होती है, जैसी डिमांड होती है हमारे, जैसा हम करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए, वो वहाँ से उसकी एड मिल जाती है।
सर, मेरा सवाल जो था वो ये था कि हम लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास बच्चे नहीं है, हम लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं है। खेल हम हर फील्ड में रहे हैं, लेकिन हम ओलंपिक में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, तो मैडम इसमें जो है, जो मुझे लगता है कि मास पार्टिसिपेशन कम है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट है। हम्म। आज इंडिया हमारी क्रिकेट नंबर 1 टीम है, और हर आदमी जो है बचपन से लेकर देखे, छोटा बच्चा, हर पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने, सचिन तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने। तो पेरेंट्स की भी जिज्ञासा यही है, बच्चे को भी यही डाल रखा है, और क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने बच्चों को एकेडमी के लिए अपने ज़िले से बाहर भी भेज रहे हैं, और उन पे खूब पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उनको विश्वास भी है। तो जब तक ये विश्वास और खेलों में पेरेंट्स का नहीं आएगा, नज़रिया नहीं बदलेगा, हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप क्रिकेट की टीम देख लो मैडम, इतनी लंबी लाइन है। अगर कोई प्लेयर 1-2 मैच में फ्लॉप हो जाता है, तो हम झट से दूसरा प्लेयर ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजर्व में बहुत प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इतने अच्छे प्लेयर हैं कि आईपीएल के माध्यम से हम पे बहुत ढेरों प्लेयर मिल चुके हैं। हम पे सब पे नजर रहती है, जो सिलेक्टर्स होते हैं, ये प्लेयर ड्रॉप हो गया तो इस टीम के लिए बेकार है, वो अच्छा है, वहां से ले लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास और खेलों के लिए नहीं है। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक क्रिकेट की तरह हमारा मास पार्टिसिपेशन और खेलों में नहीं होगा, हम उसमें उतना टक्कर नहीं दे पाएंगे। और कंट्रीज में क्या होता है, वो चाहे भले एक खेल में निकल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जोर जो है उसी एक खेल में, स्पोर्ट्स में वो निकल जाते हैं। हमारे पास 36 खेल हैं, 36 खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उतना नहीं हो पाता मेरे। सुरेंद्र जी, किसी एक ऐसे खिलाड़ी की कोई कहानी साझा करना चाहेंगे जो जो आपके अंडर में रहा और विपरीत परिस्थितियों में वो आगे निकल गया? जी, 2 लड़के मेरे नज़र में जहाँ तक आ रहे हैं, एक एक राकेश यादव है और एक संदीप बाथम है। दोनों ही बहुत गरीब परिवार के थे। ये बात बता रहा हूँ मैं, जब मेरी पहली पोस्टिंग थी मेरठ में, अच्छा। स्पोर्ट्स हॉस्टल का मैं कोच था। तो वहाँ पे दोनों लड़के काफ़ी गरीब तबके से आते थे, मतलब हॉस्टल की डाइट जो थी बस वही थी, और अच्छा। हॉस्टल की डाइट हमारी पर्याप्त होती है। लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ थोड़ा-सा अलग से भी जो है डाइट की ज़रूरत होती थी। तब इसमें राकेश यादव को कुछ मैं थोड़ी हेल्प कर देता था। फिर आगे जाके इस लड़के ने जो है मेहनत करी मैडम, कुछ थोड़ा सपोर्ट हमारा भी रहता था। इनके दिमाग में ऐसी कोई बात आई, हम भी इनको बहुत इनकी काउंसलिंग करते थे। तो इस लड़के ने अच्छा करा मैडम। ये अब इस समय ये बॉम्बे में रेलवे में जॉब करता है, अच्छा। और अच्छी पोजीशंस पे है। और एक संदीप बाथम जो लड़का है, ये भी हॉस्टल का था। ये मेरे पास उस समय 1500 और 3000 मीटर की प्रैक्टिस करता था। 4 साल मेरे पास हॉस्टल में रहा ये। तो उसके बाद मेरे हॉस्टल से निकलने के बाद जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, इस लड़के ने बहुत इम्प्रूवमेंट करा, और हालाँकि हॉस्टल से भी निकल गया था। उसके बाद ये कुछ समय, मतलब ये नेशनल चैंपियन रहा मैराथन में। अच्छा। हाँ, इसने अपने 1-2 टूर भी करे, देश से बाहर भी खेलने गया, और ये भी इस समय बॉम्बे में ही रेलवे में भी जॉब करता है। अच्छा। ऐसे तमाम और भी लड़के में से, ये लड़के मतलब थोड़ा-सा बहुत अच्छे थे मैडम। एक विशाल सक्सेना लड़का है, वो भी हॉस्टल का था। तो हमारे करियर में जब 1 साल ही मुझे जॉब करते हुआ था, तो पहले तो अगले साल ही इसके 2002 में इसने जूनियर वर्ल्ड खेला, फिर जूनियर एशियन खेला। और उसके बाद 4 साल के बाद जब मैं हॉस्टल से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो 4 लड़के हमारे, एक वीरेंद्र पंकज है, संजय मिश्रा है, अमित मिश्रा, सुकोमल, ये सब जॉब में इस समय ये कलर हुए मैडम। कलर मतलब ये बाहर गए देश से खेलने। अच्छा। इस वजह से। तो ये हमारी उस समय की पीक पोजीशन थी। तो वो ऐसे अच्छा रहा पल मैडम। थे कि आप भावुक हुए हो उनके हाँ, परिवार से बिल्कुल। मिलके या हाँ, वो खिलाड़ियों से तो मुझे मिलके? कभी लगता नहीं था कि मतलब हम भी यहाँ तक पहुँच जाएँगे वो। तो उन लड़कों ने मेहनत करी, हमारी भी मेहनत रही, और पूरे डिपार्टमेंट की भी मेहनत रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका भी सपोर्ट रहता है। क्योंकि वो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डाइट दे रही है गवर्नमेंट, उनका भी बड़ा-बड़ा रोल रहता है। घर से उनके पास ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं थी। बस अपने खेल के बल पे वो कॉलेज में आए, हमें अपॉइंट करा, हमने उनकी प्रतिभा को देखा, उन्हें निखारा, उन्होंने नाम रोशन करा। क्या जिले स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं और जो ग्रामीण में बच्चे खेल रहे हो, तो उन दोनों को सेम सुविधाएं मिलती हैं या दोनों की अलग अलग? सुविधाएँ तो सब है मैडम, लेकिन जी। जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, वो पहुँच नहीं पाते हमारे स्टेडियम तक, दूर होने के कारण शायद। दूर निश्चित तौर पे कह सकते हैं उसको दूर है। अगर सपोज़ करो जिले की सीमा 50-60 किलोमीटर दूर है, मुझे नहीं लगता कि 50-60 किलोमीटर से कौन बच्चा सुबह-शाम प्रैक्टिस करने आएगा। जो बिल्कुल ही जुझारू होगा और थोड़ा मैच्योर होगा, 18-19 साल का होगा, घर से थोड़ा-सा सक्षम होगा, हाँ।
वो ही कन्विंस करके स्टेडियम तक पहुंच पाता है मैडम। छोटे जनपदों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में तो चलो गाड़ियाँ चल रही हैं, आदमी 50 किलोमीटर 2 घंटे ट्रैवल करके पहुंच रहा है, नेहरू स्टेडियम पहुंच रहा है, छत्रसाल स्टेडियम पहुंच रहा है, त्यागराज स्टेडियम पहुंच रहा है। छोटे शहरों में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, गांव देहात का क्षेत्र होते हैं, आदमी अंधेरा होने पे भी जल्दी घर में चला जाता है। और उनके लिए यही रहता है कि जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे संपर्क में आते हैं, तो हम उनको अपनी स्ट्रीम्स के बारे में बताते हैं। कभी हम उनको बता देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, और वो फिर जब ट्रायल होते हैं उसमें आते हैं और वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहीं अच्छा। शाहजहाँपुर का पिछले साल एक लड़का बिलिंदापुर का है, गरीब परिवार का था, वो प्रैक्टिस करने आता था, 15-20 किलोमीटर साइकिल चला के आता था, अच्छा था, सिलेक्ट हो गया। वो इस समय हमारे हॉस्टल में इलाहाबाद में प्रशिक्षण ले रहा है, आवासीय क्रेडिट छात्र है वहाँ पे। अच्छा, आपको इतना समय हो गया सर्विस में, किसी एक कोई जिले में आपने आपके फील्ड मैदान में मतलब कोई एक ऐसी घटना देखी जो घटना आज भी आपको याद है, किसी खिलाड़ी के साथ हो गई हो, उसके चोट लग गई, कुछ इंजरी हुई? अक्सर ये देखो, मेरे हिसाब से जहाँ पे स्पोर्ट्स है वहाँ पे इंजरी निश्चित रूप से होगी। आप इसे बिल्कुल रुपए के जैसे सिक्का होता है हेड टेल, बस केवल मात्र एक छोटी सी लाइन का फर्क है, जहाँ स्पोर्ट्स से इंजरी निश्चित तौर पे होगी। और कई बार हुआ ऐसे, अपने फील्ड की मैं कि दिल्ली की बात बता रहा हूँ, इस जॉब से पहले मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल में टीचर था, एज स्पोर्ट्स टीचर। तो बास्केटबॉल का कंपटीशन चल रहा था, इंटर क्लास का लड़का था। तो जैसे उसने जंप मारी लेफ्ट शॉट के लिए, तो अच्छी हाइट भी थी, उसका पैर जो ट्विस्ट हो गया था, बहुत अच्छे से ट्विस्ट हो गया था उसका। तो जैसा सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, उसको फर्स्ट एड दी, तुरंत हमने आइस पैक मंगाया, उसको करा। फिर अगर नॉलेज नहीं होती तो हम उसको छोड़ देते, तो हमने उसको बड़ा से उसको केयर करा, उसको बर्फ रफ करा, आइसिंग करा, लिफ्टेड करा, बैंडेड बांधी और ऑब्जेक्शन करा, फिर डॉक्टर को दे दिया, फिर वो जल्दी ठीक भी हो गया था। तो कोच का जो रोल है एक बहुत बहुत वाइड है उसमें, मतलब उसे इंजरी के बारे में पता होना चाहिए, डाइट के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेनिंग तो है ही है, साइकोलॉजी बच्चों की जाननी पड़ती है, सोशल के बारे में हो, इमोशनल भी हो। स्पोर्ट्स एक जो क्षेत्र है जो मुझे लगता है कि सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर भेजे, चाहे वो सक्सेस हो रहा है या ना हो रहा हो। एटलीस्ट कम से कम वो जो है उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट उसको खेल से ही होगा। आप निश्चित तौर पे किसी प्लेयर को देखना और एक किसी अच्छे एजुकेटेड आदमी को भी देखना, तो थोड़ा अंतर होगा। एजुकेटेड वाला ठीक है, वो होगा पढ़ाई में, लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला होगा वो हर तरह से आपको उसमें उसको डेवलपमेंट मिलेंगे। उसका मानसिक विकास मानसिक भी होगा, जी। उसका सोशल भी होगा, उसका इमोशनल भी होगा, फिजिकल तो होता ही है, वो स्पिरिचुअल भी होगा मैडम। तो ये पांचों डेवलपमेंट एक स्पोर्ट्स उसको जो है दे रहा है उसको, वो चाहे वो भले अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहा हो या ना पहुंच रहा हो, क्योंकि स्पोर्ट्स एक तरह जहाँ पे हर तरह का आदमी भी आता है, हर तरह की सिचुएशन आ जाती है, इमोशन भी होगा। वो जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है, अब उसमें तो सभी प्लेयर्स हैं, वो किसी धर्म का भी होता है, किसी जाति का भी होता है, उससे भी होता है, सोशल भी हो रहा है। वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो उसको अपना जो है गुस्सा कंट्रोल भी करना पड़ता है, ऐसी आ जाती है कि वो अपने इमोशन भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। और फिजिकल तो डेवलपमेंट ही है, और बिना स्पिरिचुअल के कोई चीज़ मिल नहीं पाती है। तो सब चीज़ सिखाता है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आदमी कोई चाह रहा है तो स्पोर्ट्स ज्वाइन करे। खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, अब ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों का ही शोषण होता है, तो क्या खिलाड़ियों में ये जो शोषण वाली बात आती है तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ आप रहते हैं, बड़े बच्चों के साथ भी आप रहते हैं, आपके हिसाब से क्या आपके आसपास कभी कुछ ऐसा मामला आया कि किसी कोच से संबंधित कोई शिकायत आपके पास आई हो? नहीं, मेरे पास ऐसे अभी तक मेरे कैरियर में कोई आया नहीं है ऐसे। हाँ। ऐसा होता होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी पोस्टिंग रही है या मेरे सामने ऐसा कोई मामला आया नहीं मैडम खिलाड़ी को अच्छा। शोषण के संबंध में। क्योंकि हम कभी हमारा प्रयास नहीं रहा है, कभी हमने अपने आसपास के जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सब बच्चे बहुत खुश हैं, कोई शिकायत इस जनपद में आज तक हमारी कोई आई नहीं है, कहीं और भी नहीं आई है, ना आएगी, कृपया ऊपर वाले की। ऐसा है नहीं मैडम। ऐसे ऐसे अगले 5 सालों में आप जिले शाहजहाँपुर को खेल के क्षेत्र में कहाँ देखना चाहेंगे? बिल्कुल टॉप पे मैडम, सबसे ऊपर। ये जरूरी नहीं अगले 5 साल तक आप शाहजहाँपुर में ही रहें, तो ये भी क्या बात ऐसी सही है, तैयारियां लेकिन हैं? जो मेरा प्रयास है और जो हमारे जी। डीएम साहब का जो हमें सपोर्ट मिलता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक एटलीस्ट एक बेस बहुत मजबूत बना के जाऊँ मैं यहाँ पे।
जिससे कि आगे जाके जब बेस फिर कितनी मंजिल न्यूज़ बनती जाए उसमें खड़ी होती जाए। मेरा प्रयास यही है कि यहाँ का बेस बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि जब हम आए थे पिछले 3 साल पहले तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शाहजहाँपुर का नाम नहीं है भी तो बहुत कम है, जूनियर लेवल पे है। सीनियर लेवल पे जैसे बोलते हैं ओलंपिक में खेला हुआ है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, वैसा नहीं है। हाँ। तो वो पहचान मेरी, मतलब मेरी बड़ी तमन्ना है कि यहाँ से भी हमारा कोई प्लेयर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम लेके आए, मेडल लेके जाए, और हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। सर अगले साल 2026 में इटली में ओलंपिक है और जापान में जो है वो एशियाई खेल होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है हमारे जिले या हमारे देश को का नाम रोशन कर पाएगा कोई खिलाड़ी? प्रयास रहते हैं मैडम, कुछ कह नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ उसमें जहाँ तक पहुँचेंगे, कुछ कह नहीं सकते मैडम। शायद आप शायद खेल भी लें। ऐसा सुना जा रहा है कि 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ये बहुत गौरव का विषय है क्योंकि हमारा भारत पहली बार ओलंपिक गेम की मेजबानी करेगा। इस पर हमारे खिलाड़ियों के लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? बिल्कुल सही है, ये तो है कि सही में हमारे गौरव के लिए बात है कि 2036 में हमारा देश जो है ओलंपिक के लिए मेजबानी करेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी मेडल हैं सब यहीं रहें, कोई बाहर ना जाए। 36 में भी 11 साल बाकी हैं और 7-8 साल में एक अच्छा एक प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चमक जाता है। तो ये मैसेज पूरे देशवासियों में होना चाहिए कि जितने मेडल भी हैं जिस कंट्री के वो सब यहीं रहें और बाहर ना जाएं, मेहनत करें। ये भी पूरे देशवासियों के गौरव की बात है। जितने भी खेल हैं सारे मेडल हमारे ही कंट्री में रहें, कोई बाहर ना जाए बिल्कुल भी। और इस चीज़ के लिए जो जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारी स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एक मेडल हमारा कंट्री से चाहे थर्ड भी हो, फर्स्ट भी हो, सेकंड, तीनों यहीं रहे, ना जाए बिल्कुल। एक 8th क्लास का बच्चा जिसको बचपन में इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स में और उसने अपनी शायद पूरी जवानी स्पोर्ट्स में लगा दी। भगवान का शुक्र है कि आप समय रहते एक अच्छी पोस्ट पर आ गए, लेकिन एक उम्र के बाद अध्यात्म से जुड़ जाना ये मन में कहाँ से आया? हमारी वाइफ भी बहुत आध्यात्मिक है, तो जब घर में ऐसे जब भजन कीर्तन होता है या पूजा होती थी, तो हमारी जो एक्टिविटी होती थी या सोशल एक्टिविटी होती थी, जो भी हमारी वाइफ अक्सर कहती थी कि बिल्कुल मतलब आप तैयार हैं, मतलब दिया बाती सब तैयार है, एक चिंगारी की मतलब ज़रूरत है। तो ये चिंगारी हमारी मथुरा में लगी थी मैडम। तो मथुरा में हम 2018 से लेकर 22 तक रहे थे। 22 के बाद टर्निंग पॉइंट, वैसे भी वैसे आध्यात्मिक नगरी हो तो 22 के बाद चेंजेस हुआ है ये। वहीं से फिर हमने मतलब अध्यात्म मतलब अचानक से आ गया, वो किसी इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से चेंजेस आए हैं सभी मैडम। तो किस भगवान की तरफ आपकी आस्था बढ़ी? क्योंकि आप मथुरा में इतने साल रहे, तो जाहिर सी बात है शायद कृष्ण जी की तरफ आपकी आस्था ज्यादा हो गई। हाँ, कह सकते हैं। मैं श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ। उनका मतलब उनका लाडला हूँ मैं, उनका दीवाना हूँ, उनका दास हूँ मैं। और श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा, और ये श्याम नाम जो है श्री कृष्ण जी ही उनको जो है वीर बर्बरी जी को दिया था। श्याम भगवान है, वैसे हैं सब, सारे भगवान सब एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके हैं पूजने के। किसी कोई हनुमान जी को मांग रहा है, कोई माता रानी को मांग रहा है, कोई श्री राम जी को मांग रहा है सब एक ही सब। हम उनकी तरफ आस्था देखते हैं, लेकिन है सब एक ही। तो आस्था में बने रहने के लिए आप क्या करते हैं? भजन करते हैं, भजन सुनते हैं, पूजा ज्यादा करते हैं, या कुछ अच्छे काम ज्यादा कर लेते हैं? सभी करते हैं जो आपने बोले, भजन भी करते हैं, सुनते भी हैं, अच्छे काम भी करते हैं। और पहले पूजा ज़्यादा करते थे, अब पूजा थोड़ा सा जब से प्रेमानंद बाबा जी के प्रवचन सुनते हैं तो अब अपने कर्म पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं और सब कुछ है उन पर अर्पण कर देते हैं। अच्छा। समय मिलता है तो उनका नाम भी ले लेते हैं। आप मथुरा में रहे तो आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले होंगे? मिल तो नहीं पाए, लेकिन हाँ उनके दर्शन करे। अच्छा। जो रात को जैसे वो उनके चलते हैं, सुबह 4 बजे जो हाँ, उनके निकलते हैं। दर्शन जरूर करें, पूरे परिवार ने करे हैं। तो ये अच्छा लगता है धार्मिक स्थलों में जाना। तो उनकी ऐसे कौन से प्रवचन आपको इतना अच्छे लगे कि आपने? सभी लगते हैं मैडम। अच्छा। ऐसी उनकी कोई भी ऐसी कोई वाणी नहीं है कि जिनको बोलते हैं कि खराब है या अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। उनकी प्रत्येक वाणी बहुत अच्छी है। कोई एक ऐसा भजन जो आप ज्यादा गाते हो? भजन तो कई गाए हैं, वैसे थोड़ा सा क्या, आप तो सिंगिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं।
हाँ, दो दो लाइन कभी गा लेते हैं थोड़ा हाँ। बहुत भजन। तो थोड़ा सा अगर आप सुनाना चाहें तो। एक भजन है बाबा श्याम का, कुछ दो चार लाइनें मैं वो गाता हूँ, और ये चारों लाइन जो है मैं अपने बाबा श्याम के चरणों में भी अर्पित करता हूँ। बाबा ऐसी कृपा कर मेरा जीवन सफल हो, तेरे चरणों में बीते दिन ये रात, बनकर सेवक मैं तेरा करूं निस दिन मैं सेवा, मेरे सिर पर सदा हो तेरा हाथ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, धूल तेरे चौखट की लेकर माथे तिलक लगाऊं, असुवन की धारा से बाबा तेरे चरण पखारूं, रहूं मैं जय तेरा होके सारा निस दिन मैं खोके, नाम तेरा पुकारूं मेरे श्याम, बनकर सेवक मैं तेरा करूं निस दिन मैं सेवा, मेरे सिर पर सदा हो तेरा हाथ। ओ श्याम मेरे श्याम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक लाइन बीच में गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं सर। सर हम लोग एक लास्ट 1 मिनट लेंगे आपके, बस अगर आप मेरे सवाल पर आपका आंसर हाँ में होगा तो आप यस दिखाएंगे, अगर ना में होगा तो नो दिखाएंगे, ठीक है सर। ठीक, पहली हाँ। यस। क्या आपने कभी मैदान में चीटिंग पकड़ी है? यस पकड़ी है। क्या हर खिलाड़ी अनुशासित होता है? नो। क्या आप खुद क्रिकेट खेलते हैं? थोड़ा बहुत खेला है, ज़्यादा नहीं खेला। क्या आपने अब कभी कबड्डी खेली है? यस खेली मैडम। क्या फुटबॉल में गोल करना आसान है? नो। क्या आपके जिले में हर ब्लॉक में खेल मैदान है? नो। क्या योग को खेल माना जा सकता है? नो। क्या खिलाड़ी पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं? 50-50 ऐसे रहेगा मैडम। 50-50 रहेगा। क्या फिटनेस के बिना कोई खिलाड़ी सफल हो सकता है? नेवर। क्या रैकेट खेलना आसान है? नो। क्या आपने बैडमिंटन खेला है? यस। क्या हर स्कूल में खेल शिक्षक होना चाहिए? नेचुरल जरूरी है, मस्ट। क्या डिजिटल गेम खेल की भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं? यस मैडम। क्या पबजी एक खेल है? नो। क्या शतरंज दिमाग का खेल है? यस। क्या खेल दोस्ती बढ़ाता है? यस। क्या खेल के मैदान में जीवन की शिक्षा मिलती है? यस मैडम। क्या खिलाड़ी जीवन भर खिलाड़ी ही रह सकता है? बिल्कुल खिलाड़ी ही रहेगा मैडम। अच्छा, उसके दिमाग में वो जो खिलाड़ीपन है वो वो नहीं हमेशा है। रहेगा मैडम। क्या फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए? बिल्कुल मस्ट है मैडम। यस। क्या पैरा स्पोर्ट्स को उतना सम्मान मिलता है जितना मिलना चाहिए? अब मिल रहा है मैडम। यस अब मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। क्या खेल में करियर बनाना आसान है? हाँ यस है, आसान है, डिफिकल्ट भी लेकिन आसान भी है। क्या खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? यस। क्या ग्रामीण खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन है? नो। क्या आपने कभी किसी प्रतिभा को खुद खोजा है? यस। क्या टैलेंट शहर से ज्यादा गांवों में है? यस। क्या खेलों में हार होना जरूरी है? यस। क्या कभी किसी खिलाड़ी ने आपको सरप्राइज दिया है? ऐसा कुछ इंसिडेंट आया नहीं है ऐसा आया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे जितनी सारी जानकारी मिली है उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को वो काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।